Hello everyone. Today, just in the last session, we discussed about what syllabus of class 10 in subject physics, in which your first topic was electricity. Now see, in electricity, what are the different quantities we are going to learn? That we are going to discuss. So, very first quantity. In electricity, you need to understand about what? Charge. Now, what is charge? Right? How it is measured? What are the different units of charge? What are the different properties of the charge that we are going to discuss in the topic electricity. Now, dear friends, before we go for the meaning of this quantity, we will just little bit go about what? Historical background of what this charge. So basically there is a contribution of four different scientists to develop the concept of this quantity called charge. So in which I just write here the name of first scientist Thales. Now I hope everybody may have read the name of this in the geometry of history of the geometry in class 9. Now actually this Thales is a philosopher. He was a Greek philosopher. So what happened, one day he was roaming on the seashore. While roaming on the seashore, he find yellow color resinous piece called amber. Now what he did, he has picked up the piece of the amber from the seashore, walk a little bit distance and then find a piece of fur. For a rough surface object होता है, and then what he did, he go on rubbing the amber with the fur. Amber को fur के साथ रब किया. कुछ डिस्टेंस जाने के बाद what he did, he throw the piece of amber. इसको इन्होंने फेंक दिया. फेंकने के बाद इन्होंने जब एम्बर को देखा, he gets surprised. Now what was the surprise for what Thales, that dust particle on the seashore gets stuck to the piece of the amber. Now no doubt he is a philosopher, so he start thinking what happened to amber. इन्होंने भी बाद में क्या किया, और एक एम्बर का पीस ढूंढा सीशोर पे, फिर उसको रब किया पर के साथ और फिर फेंक के देखा, अगेन सेम थिंग हैपेंड. All the dust particle stuck to the piece of the amber. तो इन्होंने फिर यहाँ से कंक्लूजन निकालना शुरू किया कि भाई एम्बर को ये डस्ट पार्टिकल उसका फर के साथ फ्रिक्शन होने के बाद अगर चिटक रहे हैं, तो इससे एम्बर में कुछ ना कुछ एक नया प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है. तो इस प्रॉपर्टी को कैसे नाम दिए, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एम्बर का, एम्बर इज अ ग्रीक वर्ड, इसका इंग्लिश में मीनिंग ढूंढा डिक्शनरी में. और एम्बर का इंग्लिश में मीनिंग था इलेक्ट्रॉन. फिर इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से इन्होंने फिर इस बॉडी को नाम दिया इलेक्ट्रिफाइड बॉडी. क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी. तो फिर थेलेस के हिसाब से इन्होंने क्या कहा, एम्बर को फर के साथ रब करने के बाद एम्बर में डस्ट को अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी निर्माण हो रही है. तो फिर ऐसे बॉडी को हम लोग क्या नाम कंसीडर करना चाहिए, सो सच ए बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी द इलेक्ट्रिफाइड बॉडी. तो नॉट ओनली नाउ द एम्बर, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, अगर मान लो कि हमने कॉम लिया और कॉम को अगर हम ड्राई एयर पे रब करते हैं, देन कॉम इज आल्सो अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर. कॉम में भी बिट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने वाली एबिलिटी निर्माण होती है. देन व्हाट द कॉम शुड बी कंसीडर, तो थेलेस के हिसाब से फिर कॉम इज आल्सो बिकम व्हाट, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी. तो इसे जितने भी बॉडीज है जो दूसरे बॉडी के साथ रब करने के बाद अगर उनमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को, बिट्स ऑफ पेपर को अगर अट्रैक्ट करने वाली एबिलिटी निर्माण होती है, देन ऑल सच बॉडीज आर कंसीडर्ड टू बी द इलेक्ट्रिफाइड बॉडी. और फिर ऐसे इलेक्ट्रिफाइड बॉडी का स्टडी हम लोग जिस टॉपिक में करेंगे उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी.
तो एक्चुअली इन बॉडी का जिसमें स्टडी होगा ऐसे ब्रांच को फिर नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी, और ये नाम थेलेस के इस कंसेप्ट के हिसाब से आया। दिस इज व्हाट ओरिजिन फॉर द नेम व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इन अ फिजिक्स। कभी कभी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि एम्बर की जगह मान लो फर्स्ट टाइम थेलेस ने ये देखा होता कि कॉम को हेयर के साथ रब किया और कॉम बीट्स ऑफ पेपर को अटैक कर रहा है, तो फिर उसका इंग्लिश में मीनिंग ढूंढते ढूंढते अगर चले जाते तो हो सकता है इसके जगह इस ब्रांच का नाम शायद क्या होता, तो इट मे बी व्हाट कॉम्बिसिटी आल्सो। नो डाउट पार्ट ऑफ द जोक, बट ये इलेक्ट्रिसिटी नाम थेलेस ने इस तरह से लाया। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे विलियम गिलबर्ट। ये जो विलियम गिलबर्ट से, विलियम गिलबर्ट, this is the second scientist. It's a very famous man. He was a court physician of Queen Elizabeth, और ये 1600-1700 की बात है और आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। 1617 में ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे, और ऐसे ब्रिटिश या इंग्लैंड की रानी के ये कोर्ट फिजिशियन थे। इन्होंने ये थेलेस ने जो बताया था इसको सुना, और इन्होंने क्या किया, फिर एम्बर और फर जैसे बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज की जोड़ियों का स्टडी किया, जिसके बारे में आपने एक क्लास में पढ़ा है। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करो तो उनमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। एबोनाइट रॉड को वूल के साथ रब करो तो उनमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन निर्माण होता है, या वो भी इलेक्ट्रिफाइड बॉडी बनती है। कॉम्ब और हेयर का एग्जांपल ले लो तो इलेक्ट्रिफाइड बॉडी बनती है। तो ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रिफाइड बॉडी के बारे में इन्होंने भी स्टडी किया, और पहली बार अपना डी मैग्नेटो नाम के बुक में इस डाटा को पब्लिश किया। वहां से लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ होती है उसके तरफ देखना शुरू किया, और उसके बाद इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है गिलबर्ट का क्या है, तो इन्होंने केवल कहा था कि ऐसा जो फ्रिक्शन से जो बॉडी इलेक्ट्रिफाइड होती है, ठीक है, ऐसे बॉडी को इन्होंने इलेक्ट्रिफाइड बॉडी कहा था। गिलबर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रिफाइड जो बॉडी आप कह रहे हैं, इन बॉडी को इन्होंने नाम दिया चार्ज बॉडी। तो ये इलेक्ट्रिफाइड बॉडी को चार्ज बॉडी कंसीडर करना चाहिए, ये गिलबर्ट का सजेशन था। और ये चार्ज बॉडी में जो प्रॉपर्टी निर्माण हो रही है, जिसके वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल या डस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को नाम दिया गया था चार्ज। तो दो साइंटिस्ट का इनिशियली बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक है आपके थेलेस का, जिन्होंने ये वर्ड लाया फिजिक्स में। दूसरा क्या है, गिलबर्ट। गिलबर्ट ने ये जो चार्ज बॉडी है इनको नाम दिया, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी को नाम दिया चार्ज बॉडी, और जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बॉडी दूसरे बॉडीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को नाम दिया चार्ज। तो ये वर्ड जो फिजिक्स में आया, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज आया, उसका नाम जो दिया गया वो देने वाले साइंटिस्ट थे हमारे विलियम गिलबर्ट। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट सेकंड साइंटिस्ट गिलबर्ट। देन थर्ड साइंटिस्ट इज योर डुफे। अभी ये जो साइंटिस्ट है 100 इयर्स आफ्टर व्हाट गिलबर्ट, इन्होंने 1600 में स्टार्ट किया, फिर 1700 में इन्होंने बताया डुफे ने। व्हाट डुफे सजेस्ट, व्हाटएवर द बॉडी बिकम चार्ज, जो भी बॉडी फ्रिक्शन से चार्ज बॉडी बनते हैं, दे आर ऑफ टू वैरायटी। इनके दो वैरायटी होते हैं ये बताया इन्होंने, और ये दो वैरायटी किस बेसिस पे इन्होंने बताया। सो ही स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट व्हाट दिस डिफरेंट चार्ज बॉडी। जैसा कॉम्ब और हेयर का एग्जांपल लिया हमने, एबोनाइट रॉड और वूल क्लॉथ का है, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ का है। तो इन्होंने क्या किया, दो ग्लास रॉड लिए, he rubbed simultaneously them on the silk cloth, and when he brought their two glass rods closer to each other, what he find, they repel from each other. इसी तरह से इन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, he rubbed it on what silk cloth, secondly taken the ebonite rod, he rubbed it on wool cloth, and then when he brought the glass rod and silk cloth closer, they start attract each other. So on the basis of this, then he shows what there are two natures of charge body, two natures of charge body, attractive and repulsive,
ऐसे दो नेचर होते चार्ज बॉडी के, ये बताया हमारे डुफे ने। और उसी बेसिस पे फिर इन्होंने कहा कि चार्ज के हमें दो कैटेगरी कंसीडर करना चाहिए। तो बेसिकली इनिशियली चार्ज के टाइप्स या जो वेराइटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पहले दो वेराइटी आई थी और इन वेराइटी का नाम है, एक होता है रेजिनस वेराइटी एंड सेकंड इज व्हाट विटरस वेराइटी। So basically there are two types of the charge waves to consider. One is what resinous and second is what bitter. Positive negative जो आपने पढ़ा है क्लास में that comes later. Beginning में जो चार्ज के दो वेराइटी माने गए थे वो थे हमारा resinous variety and second is what vitreous variety. Now what is resinous variety, what is vitreous variety? तो जितने भी हम लोग पेयर पढ़े बॉडी के जो फ्रिक्शन से चार्ज होते हैं उनमें से जो रेजिन जैसे दिखाई देते हैं दे आर बीइंग पुटेड इन दिस कैटेगरी, और जिनके अगेंस्ट ऑफ करके जो हम लोग फ्रिक्शन से चार्ज कर रहे हैं दे आर पुटेड इन दिस कैटेगरी। जैसा हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कॉम एंड हेयर की अगर बात करते हैं तो कॉम कम अंडर व्हाट रेजिनस कैटेगरी, सो ऑटोमेटिकली हेयर गोज इन दिस कैटेगरी। अगर हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं तो सिल्क आपका इस कैटेगरी में आ गया, तो ऑटोमेटिकली योर ग्लास रॉड गोस टू दिस कैटेगरी। सो लाइकवाइज देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज बॉडीज आर बीइंग कंसीडर्ड, रेजिनस कैटेगरी एंड विटरस कैटेगरी। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इस तरह से इनको क्लासिफाई करके ध्यान में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगा, तो उसके लिए फिर चौथे हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम आप फिजिक्स के बुक में बहुत बार देखते हो, वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये चौथे साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसमें क्या सजेस्ट किया था कि जितने भी रेजिनस टाइप के चार्ज बॉडी होते हैं ये रेजिनस वाले को क्या कंसीडर करो, तो इन्होंने कहा कि दिस शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव बॉडीज एंड व्हाटएवर मे बी द विटरस बॉडी व्हिच बिकम चार्ज दे आर कंसीडर्ड टू बी द पॉजिटिव बॉडी। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैज सजेस्ट द कन्वेंशन जिनको हम लोग चिन्ह बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि चार्ज के वैरायटी को अंडरस्टैंड करते समय इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेजिनस एंड विटरस हमने क्या करना है, उन्हें कन्वेंशन बेस पे याद रखना है। रेजिन जैसे जितने भी बॉडी चार्ज होते हैं बाय फ्रिक्शन उन्हें हमें नेगेटिव मानना है, और जितने भी रेजिनस के अगेंस्ट वाले होंगे उन्हें हमें क्या मानना है, तो पॉजिटिव मानना है। तो इस तरह से चार्ज में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव केवल कन्वेंशन से चिन्ह है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनके लिए इन्होंने कहा नेगेटिव मानो और इनके लिए माना इन्होंने कहा पॉजिटिव, बट व्हाई इट इज टेकन नेगेटिव और व्हाई दे आर टेकन पॉजिटिव इसका कोई एक्सप्लेनेशन तब तक नहीं आया था जब तक आपका एटम का डिस्कवरी नहीं हुआ। दिस ऑल थिंग्स केम बिफोर 1900। ये सारी चीजें अभी हमने जो बताई कि चारों साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशन है चार्ज के बारे में इन्होंने जो बताया ये 1900 के पहले की बात है। 1900 के बाद हमारा क्या डिस्कवर हुआ, एटम डिस्कवर हुआ, और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द एटम देन ओरिजिन ऑफ द चार्ज वाज एक्सप्लेन। सो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़े हो, इसकी डिस्कवरी पहला मॉडल थॉमसन ने दिया था। थॉमसन का मॉडल ये वाटरमेलन जैसा था जिसमें कुछ ड्रॉबैक्स ढूंढ के निकाले रुदरफोर्ड ने। फिर रुदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस बेसिस पे इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताया, उसमें जो कमियां थी वो ओवरकम की बोहर ने, और बोहर ने फिर एक नया एटम का स्ट्रक्चर का मॉडल बताया जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल व्हाट वी लर्न, एवरी एटम कंटेन व्हाट सेंटर कोर न्यूक्लियस। हर एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है which contain what positive protons and neutrons, while electrons are rotating around the nucleus in a different
डिफरेंट ऑर्बिट। तो जैसा यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन है और डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते क्यों है? तो याद रखिए न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है और ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव माने गए हैं। क्यों माने गए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक होता है और ये फोर्स इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट होने के बाद इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स देके ये घुमाता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमते हैं? तो उसके लिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इसका रेंज होता है 9.1 × 10⁻³ kg और प्रोटॉन जो होते हैं या न्यूट्रॉन जो होते हैं इनके मास का रेंज होता है 1.6 × -27 kg। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में 10,000 किलोग्राम गुना छोटा होता है। और कोई भी छोटी बॉडी अगर होती है और बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी में अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स निर्माण होता है तो ऑलवेज छोटी बॉडी बड़े बॉडी के राउंड घूमती है। ये आपने 9th क्लास के ग्रेविटेशन में पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। इज इक्वल टू व्हाट? F/m। If the mass of the body is less, it get accelerated more and it may be rotate about the what? Bigger body। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं क्या इनका बाइंडिंग या इनके ऊपर एक्ट होने वाला न्यूक्लियस का फोर्स एक जैसा रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो नो डाउट जो नियरर है न्यूक्लियस के, जिनको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इनके ऊपर बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होता है और जो दूर होंगे उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू है वो छोटी होगी। इट इज जस्ट लाइक आवर प्लैनेटरी सिस्टम। अगर हम लोग हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सन से हम लोग तीसरे नंबर पे, हमारे पास भी कोई और प्लैनेट्स है। तो मुझे बताओ क्या हमारे ऊपर अर्थ के ऊपर एक्ट होने वाला सन का फोर्स और जुपिटर पे एक्ट होने वाला सन का फोर्स सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो नो डाउट जुपिटर हमारे बाद है तो जुपिटर के ऊपर एक्ट होने वाला सन का फोर्स छोटा रहेगा, हमारे ऊपर अर्थ के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स ज्यादा रहेगा बिकॉज your force is inversely proportional to distance square। This is also applicable in this case। जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है उस पे बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा और जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उस पे लेस अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा। तो होता क्या है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा टाइटली बाइंडेड है, ये थोड़ा लूजली बाइंडेड है। ऐसे अगर नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं तो जो लास्ट ऑर्बिट का कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास, ये सबसे लूजली बाइंडेड होता है। ऐसा लूजली बाइंडेड लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? इन लास्ट और यू कैन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम, जिसका बाइंडिंग न्यूक्लियस के साथ बहुत ही लूज होता है। ऐसे लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कोई एनर्जी मिलती है देन व्हाट may happen? Then such electrons may detach from the nucleus and can comes out of the atom and in that case then such electron is called free। तो जैसा इसे बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी होती है हमारी हीट एनर्जी। तो जैसे हम लोग दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के बाद वहां हीट निर्माण होती है। ये हीट दोनों बॉडी को इक्वली मिलती है, लेकिन जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के होंगे वो इजीली फ्री हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसा मान लो कि हमने यहाँ पर दो बॉडी कंसीडर की, ये आपका बॉडी ए है मानो, ठीक है, और ये आपका बॉडी बी है। इस ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 ही प्रोटॉन थे, न्यूट्रल बॉडी थी। इसके पास मानो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे। बाद में क्या किया आपने, इन दोनों में फ्रिक्शन करवाया, ए और बी को कांटेक्ट में लाया और फ्रिक्शन करवा दिया, और फ्रिक्शन के बाद क्या हुआ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। किस बॉडी के? ए बॉडी के मानो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। नाउ व्हाट हैपेंड टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन?
जो भी इलेक्ट्रॉन बॉडी के फ्री होते हैं उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। फ्री हुए इलेक्ट्रॉन एक तो अपनी बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी की तरफ जा सकते हैं या फ्री होने के बाद उसी बॉडी में रह सकते हैं। तो मान लो कि इस केस में मानो ए बॉडी के जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ये अगर आपके बी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो गए देन व्हाट हैपन? अभी इन दोनों बॉडी का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन बचे लेकिन प्रोटॉन की संख्या 10 ही। इसके पास आपके अभी 6 के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन प्रोटॉन की संख्या 6 ही। तो मुझे बताओ अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले दोनों के पास इक्वल थे, कांटेक्ट में लाया, हीट निर्माण हुई, हीट से इसके दो इलेक्ट्रॉन टूट गए और बी को ट्रांसफर हो गए। तो अभी इसके पास एक्सेस कौन है? तो इसके पास एक्सेस दो प्रोटॉन है ए बॉडी के पास और इसके पास एक्सेस कौन है? इसके पास एक्सेस दो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा जब होता है कि प्रोटॉन किसी बॉडी के पास एक्सेस हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी के पास एक्सेस हो जाते हैं, इन दैट केस वी यूज्ड टू से दैट बोथ द बॉडी बिकम द चार्ज बॉडी। तो कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी कब कहते हैं? तो बॉडीज को चार्ज बॉडी तब माना जाता है जब एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के तरफ ट्रांसफर होते हैं। अभी ये जो ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन है इसी बेसिस पे फिर हम लोग इन बॉडीज के दो नेचर मानते हैं। एक को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं कि जिसके पास क्या एक्सेस हो गए? प्रोटॉन। तो जिसके पास प्रोटॉन एक्सेस है उसके पास उसको हम लोग पॉजिटिव बॉडी मानते हैं एंड द बॉडी व्हिच हैविंग द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड नेगेटिव। क्वेश्चन इज व्हाट? Why is the body having excess electron considered negative and why the body having excess proton considered positive? Simple, it is taken on the basis of nature। भैया ये नेचर बेस पे कंसीडर किया गया है। ये आपका एटम है, एटम के पास आपके पास तीन टाइप के पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मुझे बताओ क्या कभी किसी एटम का प्रोटॉन उसे छोड़ के जाता है? क्या कभी उसका न्यूट्रॉन छोड़ के जाता है? तो नो। क्यों नहीं? तो इनको जो बांध के रखा है अंदर न्यूक्लियस के उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इसका जो बाइंडिंग है आपके न्यूक्लियस के साथ उसके लिए जो फोर्स काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फोर्स के कंपेयर में बहुत वीक होता है और इसीलिए वीक होने से ये इलेक्ट्रॉन इजीली अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल के जा सकते हैं और दूसरे बॉडी के एटम के साथ अकोमोडेट भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने एटम को या अपने बॉडी को कभी भी धोखा दे सकते हैं और इसीलिए इनका नेचर अगर धोखा देने वाला है उस हिसाब से इन्हें माना गया नेगेटिव और इनकी संख्या भी जहां पर बढ़ेगी वहां पर उसे हम लोग नेगेटिव मानते हैं। नो डाउट ये कभी छोड़ के नहीं जाते इसलिए ये अपने फैमिली के साथ रहते हैं इसलिए इनको क्या माना गया? पॉजिटिव। और इसलिए इनकी जहां पर संख्या ज्यादा होगी उनको माना जाता है पॉजिटिव। तो इसी तरह से फिर इस चार्ज का क्या ढूंढा गया एटम के स्ट्रक्चर के बाद? ओरिजिन। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बॉडीज बिकमिंग द चार्ज बॉडी? तो सिंपल ओरिजिन ढूंढा गया whenever two bodies are brought in contact with each other and if electrons of one body get transferred to another body, in that case both the bodies become charged body। जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए the body who loses the electron is considered to be what? Positive and the body who gain the electron is considered to be negative। So this is regarding a little bit brief history of what the concept charge what we are going to learn in the topic electricity। No doubt dear student, actually in class 10 this topic is started with the concept of the current and this current is given as charge divided by time। So unless and until we will not understand in detail about the charge, we should not learn about what the concept of current। चार्ज के बारे में जितना डिटेल में पढ़ोगे, चार्ज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके डिफरेंट यूनिट्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद अगर हम करंट पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। और ये चार्ज का कंसेप्ट आपको 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका नीट हो जेईई हो ऐसे एग्जाम में भी इसके कभी आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं, तो उसका बेस आपको 10th क्लास में अच्छे से बनाना चाहिए। देन ओनली यू विल फील फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक इज अ लिटिल बिट इजी। थैंक यू। इन द नेक्स्ट सेशन अगेन वी विल प्रोसीड विद द सेम कंसेप्ट। थैंक यू।